बेटा हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में मेल गैमेट स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होने पर, मतलब जब स्पर्मियोजेनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो स्पर्म जो स्पर्मेटोजुअन है एक, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर of a male gamete called spermatozoon or sperm. विजिबल है बेटा प्रॉपर बोर्ड? यस सर। तो जैसे ही स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुअन में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर पहले इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले तो आउटर कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में हमेशा एक्सटर्नल कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ओके, क्योंकि ये भी एक सेल है, गैमेटिक सेल है। सबसे पहले हम क्या, इस तरह से इसका पूरा एक एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमसे एक्सटर्नल कवरिंग जो है उसकी बेसिस पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इंटरनली क्या क्या होगा उसमें, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो टेल है ये नैरोवर होती जाएगी। और टेल के बाहर आपको ये अपीयर होगा। तो आप इंटरनली स्ट्रक्चर दिखते हैं, बाहर एक्सटर्नली ये इतना पार्ट आपको इस तरह से अपीयर होगा। जब हम स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ओके, हम उसको अनएडेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। क्यों नहीं देख सकते बेटा अनएडेड आई से, नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? माइक्रोस्कोप का ही क्यों यूज करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। क्योंकि वो एक क्या आयुष जल्दी बताओ। सिंगल सेल, जोर से बोलो बेटा। सर वो सिंगल सेल है। सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रिच का एक भी एक सिंगल सेल है, तो उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है क्या ऑस्ट्रिच के एक को? सर उसका साइज बड़ा होता है इसलिए नहीं देखते। तो साइज बहुत छोटा है माइक्रोस्कोपिक लेवल। हाँ, स्मॉल साइज का है, सिंगल सेल तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सिंगल सेल माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती हो। ऑस्ट्रिच एक भी एक सिंगल सेल है और उसको हम बिना आई के बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। बिना आई के तो कभी कोई चीज देख ही नहीं सकते।
आई मतलब वहां पर तो होना ही चाहिए। तो बिना माइक्रोस्कोप की हम ऑस्टिक एग को देख सकते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी सेल है, ओके, साइज में। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स को हम नहीं देख पाते, सिंगल सेल्स को। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि वो क्या होती है, स्मॉल इन साइज, माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोन लेवल की होती है। तो हमारा स्पर्म भी माइक्रोन लेवल का है, ओके। माइक्रोन मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर, ओके। तो माइक्रोन मीटर मतलब 10 टू पावर -6 मीटर। तो इतना छोटा है कि हमें वो नहीं दिखाई देगा, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप लगा करके देखना पड़ेगा। तो जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्पर्म को देखा जाता है तो एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ओके। और जब हम इसका एक्सटर्नली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या विजिबल है, तो यहाँ पर आपको हेड, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी फर्स्ट पार्ट हेड। देन फिर सेकंड पार्ट नेक को रिप्रेजेंट करता है, ओके। देन थर्ड पार्ट ये है, इसको आप बॉडी बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअल में सेल की बॉडी नहीं है, सेल का मेन स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर ओनली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो मिडल पीस इसको मेनली बोला जाता है, इसलिए बॉडी टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि बॉडी मतलब मेन पार्ट, और मेन पार्ट वो होगा जहां पर न्यूक्लियस होगा। तो सेल की बॉडी ये है, यहाँ पर हेड के अंदर, यहाँ पर इतने पार्ट मरेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे मिडल पीस, ओके, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट करेंगे, मिडल पीस। और ये जो लास्ट वाला पार्ट बचा है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे, यहाँ तक। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टेल, ओके। तो हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, इन पार्ट्स में सबसे पहले तो हम उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते हैं, ओके। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, इन पार्ट्स में हम इसको हमको एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते हैं। अब इंटरनली की बात करते हैं, अंदर की तरफ क्या क्या है। तो अंदर सबसे पहले यहाँ पर, अब ये जब स्पर्म बन रहा है, ओके, जब ये बन रहा है अभी टेस्टिस के अंदर गैमेटोजेनेसिस में, तब ये ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही ये रिलीज होने वाला है, ओके, तो इसको जैसे इपिडिडाइमिस में भेजा जाता है, तो इपिडिडाइमिस में इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, ओके, स्टोर करके इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। तो जो कैप है यहाँ पर इस तरह से कैप लगा दी जाती है ऊपर से, ये आपको नहीं दिखाते स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको ओनली स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये जो ऊपर कैप लगा दी जाती है, ये इसको इनएक्टिव करने के लिए, ये जब तक मेल की बॉडी में है तब तक एक्टिव ना रहे, क्योंकि एक्टिव रहेगा तो किसी भी दूसरी सेल के साथ में फ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्यों फ्यूज करेगा? हमारी दूसरी सेल तो नहीं करती फ्यूज होने की कोशिश, क्योंकि वो उसी सेल, उसी टिश्यू का पार्ट होती है, वो कहीं घूमती फिरती नहीं है। लेकिन ये इसके घूमने फिरने के लिए इसके पास में टेल में हम दिखाएंगे कि फ्लैजेलम है, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी बनाने के लिए। तो ये मूवमेंट कर सकता है, घूम फिर सकता है। हमने कहा था मेल गैमेट स्पर्म मोटाइल होता है, ओके, मूवमेंट कर सकता है। तो ये घूम फिर सकता है और किसी भी सेल के साथ में जाकर के जुड़ सकता है, फिर जुड़ करके उस सेल को फ्यूज भी कर सकता है, उसके अंदर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो टीप वाला पार्ट है, हेड में भी टीप वाला पार्ट, तो स्पर्म की जो टीप है, यहाँ पर एक स्पेशल मटेरियल भरा होता है,
किसी भी दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस कर सकता है, उसका हाइड्रोलिसिस करके उस मेम्ब्रेन का लाइसिस ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम यहाँ पर भरा होता है, और उसमें भी हाइड्रोलेजेस एंजाइम में भी एक स्पेशल एंजाइम होता है हाइलुरोनाइडेज। ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम भरा पड़ा है यहाँ पर। हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स, ओके। और ये हाइड्रोलेजेस जो एंजाइम है इसमें भी मेनली हाइलुरोनाइडेज एंजाइम होता है इसके पास। हाइलुरोनाइडेज एंजाइम का मेन फंक्शन होता है हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करना, ओके। हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करना। ये क्या करता है? एक्ट्स ऑन हाइलुरोनिक एसिड। और ये हाइलुरोनिक एसिड कहाँ होता है यूजुअली? क्या सभी सेल्स में मिलेगा? तो नहीं, ये मिलता है ज़ोना पेल्लुसिडा रीजन में। ज़ोना पेल्लुसिडा रीजन सेल का ओवम एक का पार्ट होता है। ज़ोना पेल्लुसिडा बोलेंगे हम, कवरिंग उसको बोलेंगे ज़ोना पेल्लुसिडा, ओके। तो ज़ोना पेल्लुसिडा एक लेयर होती है, कवरिंग होती है एक की मेम्ब्रेन है, ओवम की, फीमेल गैमेट की मेम्ब्रेन है, ओके। और उसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड, और उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम हाइलुरोनाइडेज होता है यहाँ पर टिप पर, ओके। तो ये जो टिप ऑफ स्पर्म है जिसमें ये प्रेजेंट है, टिप ऑफ स्पर्म को बोलते हैं एक्रोसोम। टिप ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम। सोमा मतलब बॉडी, एक्रो मतलब अपर पार्ट, ठीक है। तो वो टिप वाला पार्ट है, तो एक्रोसोम। तो एक्रोसोम रीजन में ये तो हो गया हाइड्रोनाइडेज और हाइड्रोलाइजेज एंजाइम। इसको कवर करने वाला हम बना रहे हैं अभी ये पूरा एक्रोसोम रीजन का ये क्या, ठीक है। ए लेटर जैसा भी बना सकते हैं आप इसको, लेकिन ई की जो अपेंडेजेस से वो आपको शॉर्ट बनानी पड़ेगी, मतलब नैरो बनानी पड़ेगी ऐसा। तो ये जो पार्ट है पूरा ये हाइलुरोनिक एसिड से बना है, ठीक है। ये और ये जो टिप वाला पार्ट पूरा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम रीजन। इस एक्रोसोम टिप ऑफ स्पर्म में हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम हाइलुरोनाइडेज और हाइड्रोलाइजेज एंजाइम भरे पड़े हैं। तो अगर ये कैप नहीं लगाया जाए, ये कैप इसको इनएक्टिव बनाती है स्पर्म को। कैप अगर नहीं लगाई जाए, डीकैप्सिटेशन हो जाए, कैप अगर हट जाए वहां से, ये खुला रहे, तो ये किसी भी सेल में फ्यूज हो सकता है। वो हाइड्रोलाइजेज जो एंजाइम है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर ब्रेक डाउन करके किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करेगा और उस सेल में घुस जाएगा। तो सेल में घुस जाएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक ह्यूमन मेल की दूसरी सेल में घुस गया तो वहां पर ही जाइगोट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जाइगोट बनता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वहां पर वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे जितने भी स्पर्म बनेंगे अगर किसी आसपास की सेल्स में फ्यूज हो गए वहीं पर मेल में ही, तो फिर वो स्पर्म का कोई फंक्शन ही नहीं बचेगा। मेल गैमेट वहां पर होंगे नहीं, अवेलेबल ही नहीं होंगे, सभी डिजनरेट हो जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही वो रिलीज किए जाते हैं तो उनके ऊपर कैप लगा दी जाती है, ओके। और ये कैप के कारण ये इनएक्टिव रहेगा, ओके, मूवमेंट नहीं करेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर इनएक्टिव रहेगा, किसी का लाइसिस नहीं करवाएगा, ओके। अब नेक्स्ट फिर बाकी बचा ये पार्ट, इसमें क्या है, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसमें सेल का स्पर्म का न्यूक्लियस रहता है।
ओके, इसमें क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होगा, क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 क्रोमोसोम का मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में वो यहाँ पर होगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा एक्रोसोम रीजन, क्या हमने बता दी, ये रीजन हो गया एक्रोसोम, ओके। एक्रोसोम में ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, अंदर की तरफ मटेरियल, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस। इसके बाद में यहाँ पर नेक में सेंट्रियोल रहता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल, दो तरह के सेंट्रियोल की बात करते हैं, प्रॉक्सिमल पास वाला और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल मतलब दूर वाला। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो सेंट्रियोल पेयर में प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहां से फिर डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल मतलब यहाँ पर, डिस्टल मतलब मिडल पीस यहाँ पर खत्म होगा वहां, और डिस्टल सेंट्रियोल से फिर आगे, डिस्टल सेंट्रियोल से आगे यहाँ पर एक फिलामेंट लाइक फ्लैजेलम निकलता है, क्योंकि हम अपने 11th क्लास में फ्लैजेलम के बारे में पढ़ा है, सीलिया और फ्लैजेला। इनका जब हमने स्ट्रक्चर कट किया था तो 9+2 या 9+0 अरेंजमेंट हमने पढ़ा था, सेंट्रियोलर अरेंजमेंट, मतलब वो सेंट्रियोल से रिलेट करते हैं। ये जो टेल के अंदर की तरफ ये जो फिलामेंट लाइक रन कर रहा है, ये है फ्लैजेलम, ओके, तो बाहर यहाँ तक निकला है, तो दिस इज फ्लैजेलम। सिंगल है इसलिए फ्लैजेलम, मेनी होते तो फ्लैजेला बोलते, एक फॉर्म में एक ही रहेगा फ्लैजेलम। तो टेल में रन कर रहा है फ्लैजेलम, डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है, ओके। और ये मूवमेंट में हेल्प करेगा फ्लैजेलम, लेकिन मूवमेंट करना है तो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कौन देगा? तो एनर्जी तो बाहर से सेल में आ सकती है किसी मटेरियल के फॉर्म में, ऑक्सीजन और ग्लूकोज या फ्रक्टोज इसके फॉर्म में, तो ये फ्रक्टोज से एनर्जी लेता है, ओके। स्पर्म अपनी एनर्जी फ्रक्टोज से बनाता है, ग्लूकोज से नहीं। इसलिए जो सीमन होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो सेमाइनल वेसिकल से निकलता है, ओके, उसमें फ्रक्टोज लिखा था हमने, उसका कंट्रीब्यूट वहां पर कंपोजिशन फ्रक्टोज भी होता है। तो फ्रक्टोज इसीलिए क्योंकि फ्रक्टोज, स्पर्म को जब फ्रक्टोज मिलेगी तो ये मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ट्यूबुलर एक माइटोकॉन्ड्रियन, another mitochondrion, the third mitochondrion, the fourth mitochondrion। तो क्या हम उसको, 4 होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया, 1 से ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, सिंगल को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। इस तरह से ये अरेंज है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मिनी माइटोकॉन्ड्रिया एग्रीगेट हुई है, जुड़ी है,
तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस में जुड़ी होती है, ये एक माइटोकॉन्ड्रियन हो गया। ऐसी मेनी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंबल को मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब एक साथ में किसी एक सिंगल सेल में एक साथ में जुड़ी रहती है, अलग अलग हो तो उनको सबको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, लेकिन अगर ग्रुप में हो, जुड़ गई हो एक साथ में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी, जैसे यहाँ पर जुड़ गई है, एक्यूमुलेटेड है, तो उसको कॉन्ड्रियोम टर्म देते हैं, कॉन्ड्रियोम। ओके, और एक स्पेशल नाम देते हैं जब ये कॉन्ड्रियोम प्रेजेंट रहती है मिडल पीस में, तो एन से टर्म थी कोई, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं, बताता हूँ मैं आपको आगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एग्रीगेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोम। तो यहाँ पर कॉन्ड्रियोम प्रेजेंट है। ये फ्रक्टोज जब आएगी इनके पास में ऑक्सीजन और फ्रक्टोज, तो उससे एनर्जी बनाएगी, और एनर्जी बना करके ये एनर्जी फिर एटीपी के फॉर्म में फ्लैजेलम को भी प्रोवाइड करेगी, और फ्लैजेलम उस एनर्जी से फिर मूवमेंट कॉज करेगा, तो फिर वो स्विमिंग करेगा वहां पर सीमन के अंदर, और फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने के बाद में वो फ्रक्टोज की एनर्जी लेकर के वो आगे और वजाइनल पाथ से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये एनर्जी फ्रक्टोज से मिलती है, लेकिन सबसे पहले ये क्या हटना चाहिए। तो जब फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाता है तब डीकैपेसिटेशन हो जाता है, उसको एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन बोला गया है। ओके, ध्यान रखो, वहां पर कैपेसिटेशन बोला गया, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, लेकिन समझना आपको भी जरूरी है। कैपेसिटेशन का मतलब है कैप लगाना, और डीकैपेसिटेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, कैप को हटाना। तो कैप लगाई जाती है इपिडिडाइमिस में, मतलब कैपेसिटेशन एक्चुअल में इपिडिडाइमिस में होता है, लेकिन एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन का मतलब लिखा गया है रिमूवल ऑफ कैप। ओके, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैपेसिटेशन मतलब कैप को रिमूव करना बोल रहा है वो, जबकि उसकी टर्म है डीकैपेसिटेशन। तो डीकैपेसिटेशन को कैपेसिटेशन लिख रहा है एनसीईआरटी में, और कैपेसिटेशन वो फिर कहां पर होगा उसका आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक में कैपेसिटेशन होगा कैप का निकलना। तो आप फिलहाल के लिए बस इतना समझो एनसीईआरटी नीट की एग्जाम की तक के लिए कि कैपेसिटेशन मतलब आपको रिमूवल ऑफ कैप समझना है अभी, लेकिन ओवरऑल ताकि ये जो एक्रोसोम वाला रीजन है वो फ्यूज ना हो सके किसी के साथ में भी, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम एक्ट ना कर सके, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो फ्यूजन ना कर सके किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए कैप लगा दी जाती है एपिडाइमिस में, और ये कैप रिमूव होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक में। ओके, तो एनसीईआरटी में वहां पर बोला जा रहा है कि इंसेमिनेशन के बाद कैपेसिटेशन होता है, एक्चुअली वो डीकैपेसिटेशन होता है, रिमूव करवा दी जाती है, और इस पर ये हट जाएगी तो अब ये आगे वाला हिस्सा फ्री है। अब जब ये किसी सेल के साथ में फ्यूज होगा तो उसको ब्रेक कर सकता है। तो इसके अंदर जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है ये वहां पर ह्यूमन सेल के साथ में फ्यूज हो सके, इसके लिए यहाँ पर कुछ, जैसे हमने पढ़ा था ना प्लांट में जेनेटिक कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी, ये दो फैक्टर पढ़े थे ना, कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। ओके, जेनेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि वो सेल्फ सेल के साथ में फ्यूज नहीं होता, खुद की बॉडी की सेल्स के साथ में फ्यूज नहीं होता, मतलब एक ही प्लांट पर सेल पॉलिनेशन नहीं होने देता। तो ये जेनेटिकल कंपैटिबल होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की एक ही स्पीसीज के मेंबर के साथ में फ्यूज होने के लिए वहां पर वो कोशिश करता है। तो ये क्या है, वहां पर एक ही स्पीसीज के मेंबर के साथ में फ्यूज हो ये कोशिश करता है। तो हम फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तब वहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की इंटरैक्शन भी पढ़ेंगे हम, केमिकल इंटरैक्शन। ओके, तो हमने कहा
कहा था रिप्रोडक्शन इंट्रा स्पेसिफिक होता है। ओके, रिप्रोडक्शन इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंटर स्पेसिफिक नहीं होता, इंट्रा स्पेसिफिक होता है यूजुअली। ओके, कुछ केसेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने 11th क्लास में वहां पर एग्जांपल पढ़े थे, म्यूल, ओके, हॉर्स एंड डंकी से म्यूल बनना, टाइगर और लॉयन से लाइगर बनना, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल हमने देखे थे। वो इंटर स्पेसिफिक तो रेयरली होता है, इंटर स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन, मेनली रिप्रोडक्शन इंट्रा स्पेसिफिक होता है, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में। ओके, तो कैट का फीमेल गैमेट और डॉग का मेल गैमेट अगर वहां पर फ्यूज होने की कोशिश करे तो ये इसके 99.99% चांसेस नहीं होंगे फ्यूज होने के उसके। ओके, क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज का मेल गैमेट उसी स्पीसीज के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने की कोशिश करता है। ओके, क्योंकि उनके पास में यहाँ पर केमिकल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सेम स्पीसीज का गैमेट है या नहीं। ओके, इसलिए रिप्रोडक्शन यूजुअली इंट्रा स्पेसिफिक होता है, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच। ओके, रेयरली पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो रेयर केसेस में 99.99% चांसेस नहीं है, लेकिन 0.01% चांसेस है। ठीक है, देन फ्लैजेलम के बारे में हमने कहा कि फ्लैजेलम स्विमिंग के लिए है। ये स्ट्रक्चर बना लो और किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हाँ सर। डन सर। गुड। रामदास पेड़ ब्रांच से आवाज नहीं आई है। डन सर। गुड। हाँ, नेक्स्ट ये हो गया है मेल गैमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मेल गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म कैसा बनता है। सेकंड है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे बेटा हम फीमेल, जैसे मेल गैमेटोजेनेसिस को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था, वैसे फीमेल गैमेटोजेनेसिस को क्या कह सकते हैं? oogenesis,
फीमेल गैमेटोजेनेसिस। oogenesis, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, किसी चीज का नया प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि oocyte ये टर्म आएगी फीमेल की जर्माइनल सेल्स से आगे डिवीजन करते समय। ओके, तो oocyte, साइट मतलब सेल्स, तो डबल ओ, ठीक है। ये जहां पर भी रिप्रेजेंट करेगा तो फीमेल से रिलेटेड वहां पर रिप्रेजेंट होगा, तो oocyte, oogenesis मतलब फीमेल गैमेट की जेनेस, वहां पर प्रोडक्शन। अब मेल गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस भी आप उसके साथ में क्लियर करो, कंपेयर करो, आप पहले पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट थिंग हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी लेवल, मतलब ह्यूमन मेल का बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद में 10-12 साल तक उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की कोई प्रोसेस नहीं होती। टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल वैसी की वैसी 10-12 साल तक बर्थ के बाद में भी पड़ी रहती है। ओके, देन फिर टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन। 10-12 साल के बाद में प्यूबर्टी जब अटेंड होती है तब वहां पर टेस्टोस्टेरॉन निकलना शुरू होता है लेडिक सेल से, और फिर वो टेस्टोस्टेरॉन धीरे धीरे टेस्टिस के अंदर जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, और उसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो जाने के बाद, एक पर्टिकुलर लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाने के बाद, फिर वो मेल जो गैमेटेंजिया थी, गैमेटेंजिया मतलब जो गैमेटिक मदर सेल्स होती है, इमेच्योर गैमेटिक सेल जो होती है, स्पर्मेटोगोनिया जिनको हमने कहा था। ओके, गैमेटेंजिया मतलब गैमेटिक मदर सेल्स, वो स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे मेल के लिए, और oogonia कहेंगे फीमेल के लिए। कौन आया है? ओके, तो यहाँ पर तो देयरफॉर oogonia बोलेंगे, वहां पर स्पर्म तो स्पर्मेटोगोनिया बोला था हमने, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो टेस्टोस्टेरॉन, प्यूबर्टी के बाद में टेस्टोस्टेरॉन आता है, तब जाकर के वहां पर वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और आगे स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पर है। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल में इवन बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले oogenesis स्टार्ट हो जाता है। oogenesis, फीमेल गैमेटोजेनेसिस begins in about 7-month-old female fetus. ओके, तो 7 मंथ का जो फीमेल फीटस होता है, मतलब वो अभी अपने मदर के वॉर्म में ही है, यूट्रस में ही है फीमेल, ठीक है, अभी बर्थ भी नहीं हुआ है। तो 7 मंथ के जब हो जाते हैं तब वहां पर उनके ओवरीज oogenesis करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या वहां पर एक बन जाता है क्या 7 मंथ में? नहीं, एक बनेगा प्यूबर्टी के बाद में, जो फाइनल सेल बनने वाली गैमेट वो प्यूबर्टी के बाद में ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है oogenesis की प्रोसेस का, वो यहाँ पर फीटस की कंडीशन में हो जाता है। तो जो ओवरी के अंदर oogonia सेल्स है, oogonia सेल्स जो ओवरी के अंदर है, गोनाड यहाँ पर ओवरी है, ये जब फीमेल फीटस, हमने कहा 7 मंथ ओल्ड फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस, इसमें माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करने लग जाता है। ओके, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, माइटोसिस
माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पर करने लग जाता है पहली स्टेप, और उससे वो मिलियंस ऑफ ओगोनिया बना लेता है। जैसे हमने कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हर स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर वहां पर वो फ्यू स्पर्मेटोगोनिया सेल से, इमेच्योर जर्म सेल से वो वहां पर उनसे बार बार माइटोसिस डिवीजन करके, रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन करके ना उनसे ज्यादा बना लेता है और उनमें से कुछ स्टोर कर लेता है और कुछ ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सभी ओगोनिया सेल्स वहां पर डिवीजन करती है और इनसे जो पेरेंट ओगोनिया सेल से जो डॉटर ओगोनिया सेल्स बनती है, इनसे मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेती है, मिलियंस ऑफ ओगोनिया डॉटर ओगोनिया सेल्स। ओके, ये पेरेंट और ये डॉटर, ऐसा बोल देंगे। डॉटर सेल्स, उससे बनी हुई सेल्स को डॉटर सेल्स बोलते हैं हम, नई सेल्स को। तो मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल्स इन्होंने 7 मंथ के टाइम पर ही ओवरी के अंदर, ईच ओवरी के अंदर बना ली। ठीक है, हर ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल्स पहले से ही बने। तो ये स्टेप बर्थ के पहले होती है, बर्थ के बाद में नहीं होती। तो बर्थ के पहले ही पूरी की पूरी ओगोनिया सेल्स बन चुकी है, डिसाइड हो चुकी है इतनी ओगोनिया सेल्स। ओके, लेकिन लेटर, अब आगे की कंडीशंस में मियोसिस 1 शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं हो पाता। मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 में भी ओनली प्रोफेज 1, मियोसिस डिवीजन हमने पढ़े थे। मियोसिस में हमने कहा था पहले कैरियोकाइनेसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस 2, फिर साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस 1, तो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियोसिस 1 की पहली स्टेप होगी प्रोफेज 1। ओके, तो ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रह जाते हैं, और ये जो मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल्स है जो प्रोफेज में एंटर कर रही है, ओके, ये प्राइमरी oocytes कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी oocytes। तो ऐसी ओगोनिया सेल, तो सभी की सभी ओगोनिया सेल जो बनी है, मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल्स, वो मियोसिस स्टार्ट कर देती है। ये सब बर्थ के पहले चल रहा है। ओके, ये फीटल कंडीशन में चल रहा है सब, फीटल स्टेज। अभी बर्थ भी नहीं हुआ है फीमेल का। ओके, तो फीमेल फीटस है अभी वो। तो जब तक वो 9 मंथ का फीटस होता है तब तक प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। ठीक है, मियोसिस सभी में मिलियंस ऑफ जो ओगोनिया सेल्स थी दोनों ओवरीज में, उनमें सभी में प्राइमरी oocytes बन चुके हैं, और ये प्राइमरी oocytes प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। ओके, अभी वो कौन सी सेल में चल रहे हैं? प्रोफेज 1 में। तो प्राइमरी oocytes प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। ठीक है, ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहते हैं। सस्पेंड मतलब अरेस्ट है, रोक लिया गया है उनको, बंद कर दिया। उसके बाद की कंडीशन, उनकी मूवमेंट नहीं हो रही, आगे प्रोसीजर नहीं हो रही है, तो आगे फर्दर डिवीजन रोक लिया गया है। प्रोफेज 1 के बाद में रोक लिया गया, तो मेटाफेज 1 हुआ ही नहीं। फिर मेटाफेज 1 कब होगा? क्योंकि मेटाफेज 1 होगा, फिर एनाफेज 1 होगा, फिर टेलोफेज 1 होगा, तब उसके बाद में इंटरकाइनेसिस होगी, मतलब 2 सेल बने। तो ये जो ओगोनिया सेल है जो मियोसिस में एंटर कर रही है, वो उनको हमने बोला है प्राइमरी oocytes। ठीक है, इसका मतलब ओगोनिया सेल्स जो स्टार्टिंग वाली सेल्स थी वो 2n थी, इनसे जो नई ओगोनिया सेल्स बनी वो भी यहाँ पर। ओके, लेकिन अब जो प्राइमरी oocytes है उनमें मियोसिस 1 हो रहा है, इसलिए प्राइमरी oocytes की 3 स्टेज हम बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। ओके, ये 3 स्टेज दिखेगी हमको। तो प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होती है, उनको हम नाम देते हैं कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, तो दोज प्राइमरी oocytes
which are arrested in prophase 1 of meiosis 1 during fetal life termed as primary follicles. तो fetal life में primary follicles यहाँ पर आते हैं. तो millions of primary follicles बन गए बर्थ के पहले. प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी ओवरी में बर्थ के पहले होते हैं, ये ध्यान रखना. ओके, और प्राइमरी फॉलिकल क्या है? वो प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है. ठीक है, और प्राइमरी oocyte क्या है? वो oogonia सेल जो डिवीजन कर रही है. ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स, अब प्राइमरी oocyte जो थे, ये अगर समझ लो, ये सेल को हमने बोल दिया प्राइमरी oocyte. ये oogonia सेल ने बार बार डिवीजन करके, बार बार डिवीजन हुआ उनकी सेल्स में, और उन्होंने मिलियंस ऑफ oogonia डॉटर सेल्स बना ली थी. सभी के सभी oogonia डॉटर सेल्स अब डिवीजन के लिए जा रही है, तो उनको हम कहेंगे प्राइमरी oocytes. ओके, प्राइमरी oocytes. मैं आपको बस यहाँ पर समझा रहा हूँ, इधर लिख दूंगा प्रॉपर, अभी समझाने के लिए कि हम कहाँ तक आए हैं, इसको हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये सभी के सभी प्राइमरी oocyte अरेस्टेड हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में प्रोफेज 1 में. तो ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, और प्रोफेज 1 में जब अरेस्टेड होती है तो सभी सेल्स के चारों तरफ यहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल्स की कवर कर लेती है. ओके, ऐसे सभी में. और ऐसी प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, और उनके चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स ने, ये न्यूक्लिटिव सेल्स है जो खाना देती रहेगी इनको, ये जिंदा रहे. ओके, ग्रैन्युलोसा सेल्स ने चारों तरफ से कवर कर लिया उनको. ऐसी प्राइमरी oocytes को हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलने लग जाते हैं. ये प्राइमरी oocytes थी, अब इनके साथ में ग्रैन्युलोसा सेल्स कवरिंग हो गया है, तो हम इसको अब प्राइमरी फॉलिकल बोलने लग जाते हैं. ओके, ये समझ में आया क्या? यहाँ तक का किसी को डाउट है? यहाँ तक बहुत नहीं समझना सर, बहुत समझ जरूरी गया. है. किसी को भी कोई डाउट है? ओके, एक ही स्टूडेंट है शायद क्लास में, किसी की आवाज नहीं आ रही. समझ में आ गया क्या? तो भी आवाज नहीं है. नहीं समझ में आया क्या? तो भी आवाज नहीं है. समझ गया सर. प्राइमरी फॉलिकल, तो फिर अब कल से अब मैं ऐसा किया करूंगा कि जो लोग रिप्लाई देते हैं, ठीक है, उनके नाम नोट कर लिया करूंगा, और उनको ही बस नेक्स्ट क्लास में अटेंड करवाया करूंगा उनसे फिर नेक्स्ट क्लास. क्योंकि जो ध्यान ही नहीं देते क्लास में, अटेंटिव ही नहीं रहते. समझ में आया क्या? तो भी रिप्लाई नहीं. समझ में नहीं आया क्या? तो भी रिप्लाई नहीं. तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ करके, फिर तो पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर क्लास. समझ गया. तो ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सब फीटल कंडीशन में. ओके, अब बर्थ के बाद वाली कंडीशन, इसके बाद में बर्थ, प्राइमरी एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं ओवरीज के में. इसके बाद में बर्थ होगा. ठीक है, तो 9 मंथ तक बस केवल प्राइमरी फॉलिकल तक की स्टेज आती है फीमेल फीटस में. फिर बर्थ होगा. बर्थ के बाद में ये प्राइमरी फॉलिकल वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन प्यूबर्टी अटेन करने तक. ओके, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है. मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए हैं. मिलियंस ऑफ oogonia से मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए हैं. ये बर्थ तक की कंडीशन है. लेकिन प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी के बाद में ही चेंज हो सकते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल जिनको हम बोलेंगे, और आगे फिर सेकेंडरी oocyte में. तो ये जो चेंज है ये प्यूबर्टी के बाद में ही होने वाला है. तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल, हर ओवरी के 2 ओवरीज है, तो ईच ओवरी के मिनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट होते जाते हैं. ठीक है, तो बचते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. At the time of puberty
जो प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं वो बचते हैं ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. ओके, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवरी. ओके, मतलब दोनों ओवरी में हो गए 1,20,000 to 1,60,000. ओके, कुछ कुछ बुक्स में आपको 40,000 to 60,000 मिलेगा लिखा हुआ, तो रेंज है वहां पर वो बता रहे हैं. लेकिन इतने फॉलिकल होकर के भी सभी के सभी फॉलिकल पूरे लाइफ स्पैन में जो जितना आप जहां तक कि ओवम बनेंगे, ओके, मेनोपॉज तक, वहां तक हार्डली जो है वो 430 के आसपास, अबाउट 450 से कम प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो पाते हैं ओवम में. इतने थाउजेंड्स ऑफ, मतलब 60,000 to 80,000 एक ओवरी में है. दोनों ओवरी में टोटल मिलाकर के 1,20,000 to 1,60,000 के आसपास है. तो उनमें से भी ओनली एक ओवरी से केवल अबाउट 215 का, एक ओवरी से और दूसरी ओवरी से 215 का नंबर आएगा प्राइमरी फॉलिकल. तो सिंक्रोनाइज मैनर में होता है. एक बार एक ओवरी से, समझो अगर राइट ओवरी से एक बन चुका है तो नेक्स्ट टाइम ओवुलेशन लेफ्ट ओवरी से होगा. तो इतने प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी के टाइम तक बचते हैं. अब प्यूबर्टी के टाइम पर फिर यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, जैसे LH and FSH. ओके, LH and FSH. LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो यहाँ पर अब ओवरी पर LH and FSH ये हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं. ओके, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये ओवुलेशन के काम आता है. और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से क्लियर है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा. फॉलिकल या फॉलिकुलर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं. पिट्यूटरी हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करती है. लेकिन कब? जब प्यूबर्टी अटेंड हो जाती है तब. जैसे प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होगा फीमेल में, प्यूबर्टी अटेंड कर ली जाएगी 10, 12, 13 साल के आसपास. ठीक है, वो डिपेंड करता है, एक रेंज हम ले रहे हैं. और उसमें भी कभी कभार तो देखा जाता है कि किसी किसी फीमेल में बहुत अर्ली आ सकती है, किसी किसी फीमेल में जो है वो लेट भी आ सकती है. किसी किसी में 16-17 ईयर में भी आ सकती है प्यूबर्टी. किसी किसी में जो है वो 6-7 ईयर में भी प्यूबर्टी आ जाती है. अगर आपको पता हो शायद, तो सबसे कम उम्र में जो है वो, मतलब प्रेगनेंसी का केस एक इंग्लैंड की एक गर्ल के नाम पर है. 7 ईयर की जो गर्ल्स थी उसमें. तो अब आप देख सकते हैं कि 7 ईयर की जो गर्ल है उसमें अगर प्रेगनेंसी हो रही तो प्रेगनेंसी के लिए फीमेल गैमेट चाहिए उसके पास. ठीक है, बिना फीमेल गैमेट के और मेल गैमेट के फ्यूजन के जाइगोट नहीं बन सकता. फीमेल गैमेट चाहिए मतलब उसके पास. और फीमेल गैमेट बनता है कब? प्यूबर्टी के बाद. तो मतलब उसमें अगर फीमेल गैमेट था तो मतलब उसमें प्यूबर्टी अर्ली अटेंड कर ली गई थी. ओके, तो कुछ में अर्ली भी अटेंड हो जाती है, कुछ केसेस में लेट भी अटेंड होती है. लेकिन मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स में 10 to 13 इयर्स के आसपास प्यूबर्टी अटेंड होती है. इसलिए हम हमेशा उस एज को लेते हैं प्यूबर्टी की एज. तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही होगा वैसे ही ब्रेन के पास में जाएगा सिग्नल, हाइपोथैलेमस के पास. और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए LHRF एंड FSHRF, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर देगा. और वो रिलीजिंग फैक्टर जैसे LHRF एंड FSHRF जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में आएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब वो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दे दिया कि इनको रिलीज करो. रिलीज करने के फैक्टर उसने भेज दिए. तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब ये
रिलीज करेगी, LH एंड FSH हार्मोन को रिलीज करेगी। अब जैसे इसने रिलीज किए, ये गोनेडोट्रोपिन्स है। ऐसे हार्मोन जो गोनेड पर एक्ट करते हैं उनको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। ओके, तो LH एंड FSH गोनेडोट्रोपिन्स है, मतलब गोनेड पर एक्ट करने वाले। तो फीमेल बॉडी में रिलीज होंगे तो फीमेल गोनेड ओरी है, ओरी पर एक्ट करेंगे। मेल में रिलीज होते हैं, मेल में ICSH बोलते हैं हम LH को। ओके, ICSH हमने देखा था कि वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए जाता है लेडिक सेल्स के पास, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। तो सर्टोली सेल की ग्रोथ होना चाहिए, तो FSH सर्टोली सेल को एक्ट करेगा टेस्टिस में। और यहाँ पर ये LH FSH ओरी के पास में जाएंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस के लिए, और LH ओव्यूलेशन कॉज करवाता है, ओवम रिलीज करवाता है सेकेंडरी oocyte को। तो अभी इसका काम नहीं है ज्यादा, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तब इसका काम है ज्यादा, इसलिए इसका लेवल हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे पर अचानक से बढ़ जाता है, उसको हम टर्म देंगे LH सर्ज। ओके, अचानक से इंक्रीज हो गया, सडनली बड़ा हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 10-13 डेज तक प्राइमरी oocyte से कन्वर्जन की टाइप, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ये FSH काम करवाता है, तो FSH का लेवल हाई है तब तक। लेकिन जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बन गया उसके बाद में अब मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा और वहां पर सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte बनते से सेकेंडरी oocyte बनेगा वहां पर फॉलिकल के अंदर। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद सेकेंडरी oocyte से जैसे ही बनेगा उसका सिग्नल जाएगा और LH अचानक से और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा LH सीक्रेट करने लग जाएगी उस टाइम पर, तो LH सर्ज बोलेंगे हम उसको, अचानक से बढ़ गया बहुत ज्यादा अमाउंट में। और जैसे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो अब वो रप्चर करवाएगा और वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाएगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte को हम ओवम कह देते हैं, एक्चुअल में वो ओवम नहीं है। क्यों नहीं है आगे हम पढ़ते हैं। तो 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी के टाइम तक बचते हैं, बाकी बर्थ से लेकर तो प्यूबर्टी के इतने जो ईयर्स है उसमें धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं। अब LH और FSH की एक्शन होगी, जैसे ही FSH पहले FSH वर्क करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल अवेलेबल है, ठीक है। जब तक सेकेंडरी oocyte नहीं होता तब तक LH का ज्यादा काम नहीं है, इसलिए LH कम अमाउंट में रिलीज होता है पहले। तो स्टार्टिंग डेज में FSH ज्यादा होता है, ओके, और ओव्यूलेशन के लिए LH जरूरी होता है, इसलिए लेटर 12-13 डेज के बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के LH का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। FSH अब यहाँ पर ग्रो करवाएगा, तो यहाँ पर कैसे ग्रो करवाएगा? प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी को टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट करवाएगा, ओके। तो इससे बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा प्राइमरी फॉलिकल से? तो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैन्युलोसा लेयर यहाँ पर और लेयर बना देगा, एक्सटर्नल इंटरनल लेयर्स और बना देगा 2 लेयर्स, ओके। तो इस तरह से 2 लेयर्स और बन जाने के कारण अब इसको हम टर्म देंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ऐसा है, अभी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, तो फिर हम इसमें चेंजेस करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फॉलिकल्स लिख लेता हूँ मैं एक बार। $60,000 to $80,000 पर ओवरी। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ सर, हो गया। डन सर। गुड, ओके। तो अभी तक हमने देखा है कि LH और FSH की एक्शन से प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, ओके। प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब प्राइमरी फॉलिकल ये था, ये था प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल का कवरिंग,
ओके, तो ये है प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, और ये बाहर का कवरिंग ग्रैन्युलोसा सेल का कवरिंग, ग्रैन्युलोसा सेल लेयर। इसके चारों तरफ और फर्दर हमने कहा और न्यूट्रिटिव सेल्स की लेयर बनने लग जाती है, फर्दर लेयर बनने लग जाती है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। और इस तरह से अब ये प्राइमरी फॉलिकल और फर्दर स्टिमुलेट होकर के बढ़ चुका है, साइज में बढ़ रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब इसका, ठीक है, साइज में बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन। इसको हम प्रोलिफरेशन टर्म देंगे। इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है LHFSH के कारण, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज। तो उस टाइम पर हम बताएंगे कि वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोलिफरेशन हो रहा है फॉलिकल का, बढ़ रहा है वो साइज, ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव स्टेज। तो स्टार्टिंग में सेकेंडरी फॉलिकल में, अब ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में FSH और बढ़ता जाएगा, प्रोलिफरेटिव स्टेज वहां पर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक होती है। तो स्टार्टिंग में सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, लेटर और कवरिंग होगा, ओके, और कवरिंग होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में और चेंजेस हो रहे हैं। और साथ में एक और चेंज होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसके पास में एक एंट्रम बनने लगेगी, फ्लूइड फील्ड कैविटी। और जब ये एंट्रम बन जाएगी जिसमें फ्लूइड रहेगा और कुछ ग्रैन्युलोसा सेल रहेगी, ये हमने इस तरह से कैविटी बना दी, और इस कैविटी में कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं और बाकी न्यूट्रिटिव फूड भरा पड़ा है। ग्रैन्युलोसा सेल भी न्यूट्रिशन वाली है। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी, एंट्रम। और जब ये एंट्रम बन जाएगी तब हम इसको बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल, ओके। तो कोई डिवीजन नहीं हुआ है, असल में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। FSH ने ग्रोथ करना शुरू किया, प्रोलिफरेशन, लेकिन जब ये प्रोलिफरेशन चल रहा है, टर्शियरी फॉलिकल जैसे ही बन जाता है, अब यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट होने लग जाते हैं। अब मेटाफेज 1 कंप्लीट होगा, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था ना हर एक फॉलिकल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल थे, तो इससे बन सकते थे 60,000 to 80,000 सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन क्या हर ओवरी सेकेंडरी फॉलिकल बना लेगी? तो हम कहेंगे नहीं। यहां से क्या होगा, बस केवल एट अ टाइम मतलब ड्यूरिंग अ सिंगल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, menstrual cycle, सिंगल सेकेंडरी फॉलिकल विल फॉर्म, ओके। तो एक ही प्राइमरी फॉलिकल पार्टिसिपेट करेगा, एक ओवरी का एक ही प्राइमरी फॉलिकल पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक ही सेकेंडरी और एक ही टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है। तो LS और FSH ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिगिनिंग में रिलीज होते हैं प्यूबर्टी से, और जैसे ही प्यूबर्टी फीमेल में अटेंड होती है तो उनमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहां पर ऑब्जर्व होता है, ओके। फर्स्ट मेंसेस निकलता है, एंडोमेट्रियम पहली बार शेड होती है, ओके, और तब ब्लड निकलता है। तो वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनार्क, ओके, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम पढ़ने वाले वहां पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब ये बिगिनिंग को दिखा रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, उसको बोलते हैं मेनार्क, ओके। ये मेंसेस से लिया गया है। और आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहला, पुराना, ओके, स्टार्टिंग वाला। तो मेनार्क मतलब मेंसेस का स्टार्टिंग, यहां से आप उसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्क कहते हैं,
और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल एफएसएस के कारण स्टिमुलेट होगा और वो एक सेकेंडरी फॉलिकल में उसको कन्वर्ट करेगा। तो एक टाइम पर एक प्राइमरी फॉलिकल ही पार्टिसिपेट करता है आगे, बाकी के सभी प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। अब जैसे ये ग्रोथ करता है तो न्यूट्रिशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन बढ़ता है तो सेल डिवीजन होता है। तो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड था, तो अब ये जैसे फ्लूइड यहाँ पर फूड वगैरह यहाँ पर बनने लग गया है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है तो उसमें फूड भी है, तो अब ये प्राइमरी ओसाइट डिवीजन करने लग जाएगा। ओके, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 कंप्लीट होगी इसमें टर्शियरी फॉलिकल में। ठीक है, और जैसे ही इसमें टेलोफेज 1 कंप्लीट होगी तो इंटरकाइनेसिस होगी। ओके, इंटरकाइनेसिस होगी और इंटरकाइनेसिस होकर के 2 सेल्स बनेगी। क्लियर? कितनी सेल्स बनेगी? एक प्राइमरी ओसाइट से मियोसिस 1 कंप्लीट होने पर किसी की आवाज में 2 सेल्स बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हमने बहुत बार पढ़ा प्लांट रिप्रोडक्शन में। बताओ एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जोर से बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? जोर से बोलो, बोलो। गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलते आना चाहिए। छोटी बड़ी सेल्स। हाँ, छोटी बड़ी सेल्स बनेगी, तो एक सेल बड़ी बनेगी और एक दूसरी सेल छोटी बनेगी। एसिमेट्रिक मतलब वहां पर जो 2 डॉटर सेल्स बनने वाली है उनका साइज शेप अलग अलग होगा। तो एक सेल बनेगी, उसको हम प्राइमरी से बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, लेकिन दूसरी बनेगी उसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी, छोटी बनेगी बहुत, इनएक्टिव। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन नहीं करेगी पोलर बॉडी, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो यहाँ पर डिवीजन करेगी, एक्टिव रहेगी। ये ग्रैन्युलोसा सेल से कवर्ड है, ये कवरिंग में। ओके, और इसके चारों तरफ ये दूसरी सेल के कवरिंग्स। ठीक है, ऐसा फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जिसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफी एक साइंटिस्ट का सरनेम है, उसने सबसे पहले देखा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ये मैच्योर फॉलिकल होता है। ठीक है, तो टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, इंटरकाइनेसिस हो जाएगा। मियोसिस 1 मतलब कैरियोकाइनेसिस 1 कंप्लीट होने के बाद इंटरकाइनेसिस, और उसके रिजल्ट में 2 सेल्स बनेगी। अब ये जो सेल बन चुकी है इसका नाम है सेकेंडरी ओसाइट, और ये जो दूसरी सेल है ये है पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर बनी, एक और बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक मियोसिस डिवीजन में एक डॉटर सेल से 4 सेल्स बनना चाहिए। ठीक है, क्या होता है उसमें हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, प्राइमरी ओसाइट, टर्शियरी फॉलिकल तक प्राइमरी ओसाइट है। टर्शियरी फॉलिकल में इंटरकाइनेसिस कंप्लीट होगा तब सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, और सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ओरी के अंदर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना मतलब सेकेंडरी ओसाइट बना। सेकेंडरी ओसाइट को हम एग कह देते हैं, ओवम और एग ये बोल देते हैं, मतलब फीमेल गैमेट बन गया ऐसा बोल देते हैं। ओके, एग और ओवम हम इस सेकेंडरी ओसाइट को बोलते हैं।
लेकिन एक्चुअल में एग बनता है मियोसिस सेकंड के बाद, ठीक है। और वो ये अनफर्टिलाइज एग है, वो फर्टिलाइज एग रहता है, मतलब स्पर्म फ्यूज होने के बाद में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एलएच बढ़ जाएगा, ये प्रोलिफरेटिव स्टेज खत्म हो गई यहाँ पर 13 डे पर, 13 डे हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, यहाँ पर ये खत्म हो गई। उसमें ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, मैच्योर एक बन चुका है उसके अंदर और पोलर बॉडी बन चुकी है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से हमने कहा टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एलएच सर्ज हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, एलएच सर्ज, मतलब 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आसपास 13-14 डे पर जैसे ही प्रोलिफरेटिव स्टेज खत्म हो गई, टर्शरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब 13 डे पर अचानक से ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा एलएच का, ओके। अब एलएच का लेवल बढ़ने पर एलएच क्या करेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करवाएगा, फोड़ेगा, ठीक है। रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कॉज करवाता है एलएच सर्ज। इसको फोड़ेगा, फोड़ेगा तो इसमें से प्राइमरी oocyte ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ में बाहर निकलेगा, ठीक है, और पोलर बॉडी भी निकलेगी उसके साथ। तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है और उसमें से ओवम निकलता है, और ये सेकेंडरी oocyte मतलब ये ओवम निकलता है ग्रैन्युलोसा सेल के साथ, ये अब ओरी से भी बाहर निकल जाएगा और फिमरी उसको कैच कर लेंगे। तो ओरी से इस तरह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने पर सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना और वो ओरी से भी बाहर जाना, इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। इसलिए 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर ओवुलेशन कॉज होता है, ओके। तो ओवम रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, एग और ओवम जिसको हम बोल रहे हैं, ओवम रिलीजेस फ्रॉम ओवरी, ओके। एक ओवरी से निकलेगा, तो दो ओवरी में से एक ही ओवरी में एक कंडीशन चल रही थी, ओके। तो एक ओवरी कोई भी राइट या लेफ्ट एक टाइम पर इस तरह की प्रोसेस करके ओवम रिलीज करेगी। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर ये ओवम या सेकेंडरी oocyte निकला है ओवरी से बाहर, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल का कवरिंग भी है कुछ न्यूट्रिशन के लिए, जो 2-3 दिन तक उसको खाना दे सकता है, मतलब ये 2-3 दिन तक कम से कम वाइटल बना रह सकता है। तो अबाउट 72 आवर्स तक, 3 दिन तक ये जिंदा बना रह सकता है, एक्टिव बना रह सकता है सेकेंडरी oocyte। तो उसके बाद में 3 दिन तक और अगर स्पर्म आ गया वहां पर तो फ्यूजन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। चांसेस कम हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद में चांसेस नहीं होते, चांसेस रिड्यूस होते जाते हैं, बहुत कम होते जाते हैं, क्योंकि इसकी डीजनरेशन होने लग जाता है फिर तब से। तो ये निकलेगा ओवुलेशन। अब ये फिमरी से जो है वो एम्प्यूला इस्केमिक जंक्शन तक जाकर के रुक जाएगा। कौन आया इस टाइम पर, तो वो एम्प्यूला इस्केमिक जंक्शन तक जाकर के रुक जाएगा फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। अब अगर स्पर्म आया तो मियोसिस सेकंड होगा, स्पर्म ने फ्यूज नहीं किया तो मियोसिस सेकंड नहीं होगा, यही पर सेकेंडरी oocyte में ही उसकी डेथ हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगा उस सेल। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। डन सर। डन, ले लिया सर। गुड, डन सर। गुड, ओके। यहां तक किसी को कोई पूछना है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। प्राइमरी फॉलिकल से एक प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी के बाद एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी टर्शरी में। टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, मेटाफेज 1 मतलब वो अरेस्टेड जो था अब वो अरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब उसमें मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद इंटरकाइनेसिस कंप्लीट होकर के वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया मतलब अब ओवम निकलेगा, तो एलएच बढ़ जाएगा और एलएच ज्यादा बढ़ने से ये टूटेगा और सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम वहां से निकलेगा पोलर बॉडी के साथ, ओके।
अब अगर सेकेंडरी ओसाइट मतलब ओवम फर्टिलाइज हुआ तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ तो फिर फर्दर हमें 2 सेल्स मिलेगी। ओके, ये सेकेंडरी ओसाइट पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट इट मींस एग और ओवम, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसको फर्स्ट क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड भी होती है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस सेकंड होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो हर बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि मेल गैमेट नहीं आता हमेशा, ठीक है। तो यहां पर ये आकर के oogenesis की प्रोसेस खत्म हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, लेकिन oogenesis कंप्लीट नहीं हुआ। oogenesis कंप्लीट कब होता है, जब अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो मियोसिस सेकंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी सेकंडरी ओसाइट में, एग में। ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड, ये एग कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म आया, तो मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड में फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस से फिर यहाँ पर 2 सेल फिर से बनेगी इस सेकेंडरी ओसाइट से। ये बनेगी सेकंड पोलर बॉडी, और ये बनेगा फिर फर्टिलाइज्ड एग। ओके, फर्टिलाइज्ड एग, और इस फर्टिलाइज्ड एग में इसका खुद का एन और ये स्पर्म का एन, n+n, ये कंडीशन रहेगी। और फिर ये फर्टिलाइज्ड एग बाद में जाइगोट में कन्वर्ट होगा, और जाइगोट में 2n, जाइगोट में ये n फ्यूज हो जाएंगे और 2n बनेगा, ठीक है। मतलब दोनों के न्यूक्लियर फ्यूज हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और फर्टिलाइज्ड एग फिर जाइगोट में कन्वर्ट होगा और 2n = 46 बनाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइज हुआ तो ये आगे की प्रोसेस होने वाली है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही से ये खत्म हो जाए। ओके, ये ध्यान रखना है। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में दोनों सेल्स तो निकल गई थी, लेकिन वो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ? क्या रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल फिर डीजनरेट हो जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, ओके, जो रप्चर्ड, ठीक है, अब ग्रैनुलोसा सेल्स नहीं उसके पास में ऐसी सेल से कुछ जो लेयर्स वहां पर बना रही थी कुछ, और वो फूट चुकी है उनकी, बस तो प्राइमरी ओसाइट यहाँ से निकल चुका है, तो फूटा हुआ पार्ट है उसके पास में, ऐसा कुछ रप्चर्ड है प्राइमरी ओसाइट और निकल गए। तो ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये आगे एक येलोइश कलर की राउंड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हियर आफ्टर ओवुलेशन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है राउंड बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। ओके, और ये कॉर्पस लुटियम ये टेम्पररी ग्लैंड है,
एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहता है, मतलब ये ज्यादा रहता है, ठीक है, ये बना रहता है, ठीक है, तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस है, ठीक है, प्रेगनेंसी के चांसेस है, ये बढ़ा रहा था। लेकिन ये डिपेंड करता है फिर यहाँ पर, क्योंकि ये 14 डे पर ये कंडीशन है दोनों में, ठीक है, ये 14 डे पर, 14 डे से ये 3-4 दिन ये आगे और सर्वाइव करने वाला है, स्पर्म की राह देखने वाला है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे डिवीजन होगा, नहीं तो ये भी डिजेनरेट हो जाएगा। ऐसे ये भी, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम फिर वहां पर 6-7 दिन तक वहां पर वेट करता रहता है उसको, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए, और यहाँ पर इसको कि हाँ चांसेस है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की। तो इसलिए ये 6-7 दिन तक यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है। लेकिन जैसे ही देखता है कि ये खुद ही, इसने 3-4 दिन तक वेट किया, ओके, ये मोटिवेट कर रहा है इसको कॉर्पस लुटियम कि चांस है, ठीक है, अभी भी चांस है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवा करके, ओके, पॉजिटिव थॉट दे करके उसको समझा रहा है कि अभी भी चांस है। लेकिन वो 2-3 दिन तक मोटिवेट रहेगा, फिर छोड़ देगा, ठीक है, ये फिर भी कोशिश करेगा ये डिजेनरेट ना हो जल्दी, तो ये 3 दिन के बाद में चांस छोड़ देगा और डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसको सिग्नल मिलने लग जाएंगे कि ये तो डिजेनरेट हो रहा है, तो ये भी फिर से डिजेनरेट होने लगेगा। इसने साथ छोड़ दिया, ये भी डिजेनरेट होने लग जाएगा, और ये छोटी व्हाइट बॉडी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। इसका कलर भी निकल गया, ये येलोइश बॉडी था, अब ये व्हाइटिश हो गया और छोटा हो गया, रिड्यूस होकर के रिडक्शन हो रहा है, ओके, तो ये डीजनरेशन चल रहा है, रिडक्शन और डीजनरेशन, तो इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। जैसे कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, मतलब अब उसने प्रोजेस्टेरॉन नहीं के बराबर सीक्रेट करना बंद कर दिया, मतलब उसको पता चल गया कि ये तो डीजनरेट हो गया, ओके, तो कॉर्पस एल्बिकन्स के बाद में ये फिर पूरी तरह से डीजनरेट हो जाएगा, खत्म। और जैसे ये खत्म हो जाएगा तो इसका सिग्नल जाएगा एंडोमेट्रियम के पास, और एंडोमेट्रियम फिर से शेड होने लगेगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये डीजनरेट होगा, तो अगर ये डीजनरेट नहीं होता, कॉर्पस लुटियम बना रहता, प्रोजेस्टेरॉन बना रहता, तो एंडोमेट्रियम शेड नहीं होता। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती, जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर स्किप हो गया तो प्रेगनेंसी है क्या, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक मेल गैमेट नहीं आया है तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जाइगोट नहीं बन सकता, जाइगोट नहीं बना है तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रोसेस होगी, और ये मतलब इसने मोटिवेट कर दिया इसको कि हाँ रुको, और फिर वापस स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज एग बना तो सिग्नल जाएगा कि हाँ, तो ये डीनेचर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस लुटियम बना रहता है, ठीक है, जब तक प्रेगनेंसी होगी तब तक कॉर्पस लुटियम बना रहेगा। फिर तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कॉर्पस लुटियम 6-7 दिन के बाद में डीजनरेट हो जाता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट नहीं होता, ये बना रह जाता है। ये अगर प्रोसेस हुई तो ये बना रह जाएगा, और ये बना रह जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा बॉडी में। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट भी लगाते हैं, ओके, कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई है तो प्रेगनेंसी के चांसेस, ठीक है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, फिर आप ढूंढते रह जाते हो अरे कौन सा। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये बना रहेगा बॉडी में, ब्लड में ज्यादा अमाउंट में, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ओके। जब तक ये रहेगा प्रोजेस्टेरॉन तब तक एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगा, एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगा मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर ये कंडीशन बनती है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं, तब तक के सीज हो जाते हैं, ओके।
स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डन सर। Good. बाकी अदर बैचेस में हो गया? डन सर। ओके, तो आपको एक होमवर्क है, गैमेटोजेनेसिस जो एनसीईआरटी में दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस का तो मैंने बता दिया था। oogenesis का आपको बनाना है जो आप समझे उसके बेसिस पर, वो एनसीईआरटी में से डायग्राम बनाना है oogenesis का, ठीक है। और उसके बाद में ओवरी का एक सेक्शन दिया है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, ओवम निकलता हुआ, वो ऐसा दिखाया हुआ है। तो वो आप बना करके रख लेना। मैं कल के दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको, नहीं कल तो आपको डाउट क्लास है, डाउट जो भी बचे होंगे आपके वो पूछ लेना। मंडे को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे, उसके साथ में वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।